हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लूनर मिशन के बारे में पढ़ेंगे। मून मिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली हम लोग चंद्रयान 2 पे कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन हम लोग चंद्रयान 1 के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, उसका क्या क्या मेन पॉइंट्स है। ठीक है, हम लोग चंद्रयान 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले ये अर्थ का मून का 34 रिवॉल्यूशंस लेने के बाद ये फिर आउटडेट हो गया था। ठीक है, एक्सपायर करवा दिया गया था। 3400 टाइम्स बार ये मून का ऑर्बिट किया था। इसने क्या क्या किया था? ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का डिस्कवरी किया था, खोज किया था मून के सरफेस पे। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्कवरी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द लूनर सरफेस। ठीक है, 2008 में याद रखेंगे इसको लॉन्च किया गया था। अब इसके लिए एक मेन पॉइंट ये याद रखेंगे कि इसको सिर्फ ऑर्बिट करने के लिए, मून का ऑर्बिट करने के लिए, मतलब मून के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए ही इसको भेजा गया था। इसमें कोई मून में लैंडिंग होकर के कोई रोवर मूव नहीं किया था। ठीक है, सिर्फ मून के चारों ओर ऑर्बिट करके इसने यहाँ से हाई रिजोल्यूशन इमेज कैमरा से अपना लिया था। ठीक है, अब इसमें एक था मून इम्पैक्टर प्रोब, जो कि जैसे मान लीजिए ये मून है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो एक प्रोब को यहाँ से भेजा गया जो कि इसके ऊपर क्रैश लैंडिंग होना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्रैश हो जाना था, लेकिन ये रास्ते में इसे कुछ फ़ोटोज़ लेने थे। ठीक है, तो रास्ते में ये इसरो का प्रोब था। इसका नाम था MIP, मून इम्पैक्ट प्रोब। तो ये रास्ते में इसको फ़ोटोज़ लेना था और इसने लिया भी था, जो कि डिस्कवरी किया था वाटर मॉलिक्यूल्स का। लेकिन इसका रिपोर्ट को हम लोग पब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि इसके कैलिब्रेशन में थोड़ा सा डेविएशन आ गया था। ठीक है, तो हम लोग ये जो डिस्कवरी है इसको हम लोग रिपोर्ट कैसे किए, तो इसरो का नहीं, नासा का एक प्रोब था जिसका नाम था M3। ठीक है, मून मिनरलोजी मैपर, इसके थ्रू कंफर्मेशन ऑफ वाटर हुआ था। ये एक इंस्ट्रूमेंट था नासा का। तो 2-3 पॉइंट हम लोग को इम्पोर्टेंट बस याद रखना है इसमें। गगनयान वन में कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है? सबसे पहला तो ये हो गया कि 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। इट ओनली ऑर्बिटेड अराउंड द मून। ठीक है, ये क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और 2 प्रोब्स का नाम याद रखना है, एक MIP और एक M3। ये नासा का था और ये इसरो का प्रोब था। ये क्रैश लैंड हो गया था, इसने वाटर का खोज किया था, लेकिन इसके रिपोर्ट को हम लोग नहीं छाप पाए थे, इसके रिपोर्ट को हम लोग छाप पाए थे। ठीक है, अब M3 जो नासा का था, इसका और भी कुछ डिस्कवरी किया था ये ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटिंग। कितना बार ऑर्बिट किया था? 3400 टाइम्स ऑर्बिट किया था। ये क्या क्या डिस्कवर किया है कि मून के लूनर पोल्स पे, ये पोल हो गया इसका, ये पोल हो गया, इस पोल्स पे हीमाटाइट सबको पता होगा, आयरन ऑक्साइड को कहा जाता है हीमाटाइट। आयरन ऑक्साइड का डिस्कवरी किया था। तो अब आयरन ऑक्साइड का डिस्कवरी कैसे करेगा? ऑक्सीजन तो है नहीं वहाँ पे, तो रस्ट लगने के लिए क्या चाहिए? इसको बोला था रस्टिंग ऑफ पोल्स, ये नाम दिया था, रस्टिंग ऑफ पोल्स। अब रस्टिंग के लिए तो वाटर भी चाहिए, रस्टिंग के लिए एयर भी चाहिए, और रस्टिंग के लिए आयरन भी चाहिए। अब ये पहले से ही हम लोगों का डिस्कवरी हो चुका है कि क्रैटर्स ऑफ मून या फिर मून रॉक्स में आयरन प्रेजेंट है, आयरन है, ऑलरेडी है, लेकिन वाटर और एयर है, तभी यहाँ पे रस्टिंग हो पाया। तो इस तरह से ये डिस्कवरी हुआ था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वहाँ पे। और एयर कहाँ पे है? तो एयर का भी एक टर्म है, जो कि उसके कारण अर्थ का ऑक्सीजन जो है, ये है मैग्नेटोटेल, ये फेरी करता ऑक्सीजन मून में। अर्थ्स ऑक्सीजन कुड बी द ड्राइविंग फॉर्मेशन ऑफ द हीमाटाइट, ये बोला गया था। M3 प्रोब ने ये डिस्कवरी किया था कि अर्थ के ऑक्सीजन से ही वहाँ पे ऑक्सीजन फेरी हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग बता दिया। ये क्लियर हो गया, चंद्रयान 1 का सब कुछ क्लियर हो गया।
ठीक है। अब चंद्रयान 2 को लॉन्च करना है। चंद्रयान 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेकिन हम लोग सबसे पहले लॉन्च होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आया और उसको बाद में देखेंगे, पहले इसका प्रोलॉग देख लेते हैं। तो ठीक है, ये चंद्रयान 2 है। ये क्या है, सेकेंड लूनर मिशन है इंडिया का। ठीक है, इसका प्रोसेस को सबसे पहले धीरे से हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखना कि GSLV Mark 3 जो है, ये क्या है, रॉकेट है। ठीक है, ये GSLV Mark 3 जो है, उस एक ऑर्बिटर को उसके अंदर में लैंडर जो लैंडिंग करेगा मून पे, और लैंडर से निकल के एक रोबोट जो कि है रोवर। ठीक है, ये पूरे सिस्टम को, ये पूरा एक सिस्टम समझ लो, इसको पहला सिस्टम समझ लो। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को ले जाके कहाँ छोड़ेगा, अर्थ के ऑर्बिट पे। कहाँ छोड़ेगा, मून के ऑर्बिट पे नहीं, अर्थ के ऑर्बिट पे। GSLV Mark 3 इसको अर्थ के ऑर्बिट पे छोड़ देगा। ठीक है, जैसे ये अर्थ के ऑर्बिट पे पहुँच गया, अब हम लोग अर्थ के ऑर्बिट पे पहुँच गए हैं। GSLV Mark 3 का काम ख़त्म, अर्थ ऑर्बिट पे पहुँच गए हैं। अब ये ऑर्बिटर, ये जो ऑर्बिटर है, ये अब काम पे लगेगा। ये ऑर्बिटर जो है, ये लैंडर और उसके अंदर के रोवर को मून के ऑर्बिट पे लेके जाएगा। ठीक है, ये अब फायर अप हो जाएगा और ये मून के ऑर्बिट पे लैंडर और रोवर को लेके जाएगा। ठीक है, अब लैंडर एंड रोवर को वहाँ पे लेके गया, उसके बाद ये मून पे लैंड करेगा और रोवर जो है रोल ऑन करेगा मून के सरफेस पे और हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स निकालेगा। तो समझ गए, GSLV जो है अर्थ के ऑर्बिट पे लेके जाएगा, फिर ऑर्बिटर वहाँ से लैंडर और रोवर को मून के सरफेस तक लेके जाएगा। उसके बाद फिर लैंडर जो है लैंड करेगा और उसके अंदर से एक रोबोट निकलेगा जो कि मून के सरफेस पे रोल ऑन करेगा और फोटोग्राफ्स लेगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड लूनर मिशन है, GSLV Mark 3 है, जो कि सतीश धवन से लॉन्च किया जाता है, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे, इसमें 3 मॉड्यूल्स है। ठीक है, तीनों डिटैचेबल यूनिट है। डिटैचेबल होगा तभी तो ये पूरा एक राउंड में डिटैच होगा, उसके बाद पार्ट वाइज डिटैच होगा। ठीक है, तो लैंडर का नाम हम लोग क्या रखे हैं, विक्रम, और रोवर का नाम क्या रखे हैं, प्रज्ञान। ये दोनों नाम याद रखना, विक्रम और प्रज्ञान। ठीक है, यहाँ पे वही सब चीज़ है। GSLV जो है लॉन्च करेगा अर्थ के ऑर्बिट पे, ऑर्बिटर जो है मॉड्यूल को लूनर ऑर्बिट पे लेके जाएगा, विक्रम लैंडर वहाँ से सेपरेट हो जाएगा ऑर्बिटर से और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून पे। सॉफ्ट लैंडिंग का भी ये चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि जब ये लैंडिंग स्टार्ट होगा तो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रहेगा। ठीक है, और जब लैंड होना पड़ेगा उसको 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लैंड करेगा, तभी ये सॉफ्ट लैंडिंग माना जाएगा, नहीं तो ये क्रैश हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इस मिशन के लिए। 6000 kmph से 7 kmph तक इसको लाना है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। और उसके बाद फिर प्रज्ञान रोलर इसके ऊपर रोल ऑन करेगा। हो गया, अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, क्या क्या करेगा ये जो मिशन है, इसका क्या क्या गोल है। तो गोल यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो मिनरल का खोज करना, नॉर्मल आप सोचो क्या क्या होना चाहिए। मिनरल्स का खोज करना यानी कि मिनरोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, उसका टोपोग्राफी क्या है, यानी कि क्रैटर्स वेटर्स क्या है, क्रैटर्स है कि नहीं है, ये सब है मिनरोलॉजी में। उसके बाद वाटर आइस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बोलना भूल गए कि ये जो चंद्रयान 2 है, ये जो है लैंडिंग जो होगा जिसका, ये होगा साउथ पोल ऑफ मून पे। और अगर ऐसा ये कर देता है तो ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट। ना USA किया है कभी, ना चाइना किया है कभी, ना रसिया किया है कभी, साउथ पोल में कर रहा है। जो भी करता है, जो भी होता है, वो इक्वेटर पे ही लैंडिंग होता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा रहता है। सोलर रेडिएशन ज़्यादा रहता है तो सोलर पैनल्स जो है वो चल पाता है। रोवर्स का हो गया, लैंडर्स का हो गया, रोवर का हो गया, ये सब का सोलर पैनल से चलता है। तो सोलर रेडिएशन इक्वेटर पे ज़्यादा होता है मून के। ठीक है, लेकिन ये जो है हम लोग कर रहे हैं, ये लूनर पोल्स पे कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप किए हैं इसके लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या बता रहे थे, मिनरोलॉजी के लिए वाटर आइस है कि नहीं है, ये सब देखने के लिए। और यही सब है मेनली, लूनर एक्सपोजर हो गया। ठीक है, और फिर कौन सा मिनरल्स में ही आ जाता है वो सब, कौन सा मिनरल्स है, कौन सा ये है,
सब इसी में हो गया। तो मेनली ये है गगनयान 2 का बेसिक्स। ठीक है, सिग्निफिकेंसेस हल्का देख लेते हैं। सिग्निफिकेंसेस में वही है कि इंडिजिनस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये इंडिजिनस है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों डेवलप किया गया है इंडिया से। ठीक है, अब अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत बूस्ट मिलेगा इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को, और वो लोग भी डेवलप करेंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, स्किल इंडिया को बूस्ट मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा, ये तीनों को बूस्ट मिलेगा, और फॉरेन कोलैबोरेशन भी होगा, एफडीआई आएगा, एफडीआई होगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा कि हम लोग को टेक्नोलॉजी दो कि इस तरह का हम लोग बना सके कि लूनर पोल्स पे भी हम लोग लैंडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से रिलेट कर देना है सबको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये बोल दिए ग्लोबल पावर हो जाएगा यहाँ पे, इंडिया ग्लोबल पावर है ही। ठीक है, 4th कंट्री आफ्टर, सबसे पहला तो 4th कंट्री होगा, इसके बाद टू लैंड अ रोवर। ठीक है, और फर्स्ट कंट्री होगा सदर्न पोल पे। ठीक है, तो ये लोग जो रोवर तो पहले ही इसमें मून पे डाल चुका है, लैंड करवा चुका है, लेकिन साउथ पोल तक अभी तक कोई नहीं गया है, तो ये फर्स्ट कंट्री होगा। ओके, तो ये हो गया साउथ पोल लैंडिंग। ये बता दिए हैं कि इक्वेटर पे रिसीव मोर सनलाइट होता है, इसीलिए सोलर पैनल चलता है। लेकिन ये साउथ पोल पे क्यों डाल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। पहला तो ये है कि जो एंशियंट रॉक्स और क्रेटर्स जो वहाँ पे है, जिसका अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है, वो जो हम लोगों को मतलब कि अर्थ के हिस्ट्री ऑफ मून और अर्थ सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में बता सकता है। वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, फॉसिल हो सकते हैं, तब पता चलेगा कि पहले लाइफ था कि नहीं वहाँ पे। ठीक है, और वाटर आइस तो है ही, वाटर आइस हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, एंशियंट रॉक्स हो गया। ठीक है, ये सब वही सब है। R&D को बूस्ट मिलेगा, यूथ, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, यंग एंटरप्रेन्योरशिप होगा, स्टार्टअप्स खुलेगा, प्राइवेट को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, यही सब चेपना है इसमें। ठीक है, अब चैलेंजेस इन्वॉल्व। चैलेंजेस तो सबसे पहला एक ही चैलेंज बताया था तुमको अभी तक कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 6048 kmph से 7 kmph तक होना चाहिए। ये पहले पढ़ लेते हैं। लैंडर एंड द रोवर दे वुड स्टेट ऑफ द फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल पे हो जाएगा तो क्रैश लैंडिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ना हो, इसके लिए हम लोगों को उस तरह का टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि पैराशूट का तो यूज़ हो नहीं सकता वहाँ। पैराशूट का यूज़ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है, मून के एटमॉस्फेयर में कोई एयर ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रैजेक्टरी एक्यूरेसी, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। 3.84 लाख किलोमीटर जाना है आपको। ठीक है, इतना किलोमीटर जाना है, एकदम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ लैंडिंग करना है। ठीक है, तो ये भी एक एक्यूरेसी का ज़रूरत है। ठीक है, अनइवन ग्रेविटी है लूनर सरफेस में। लूनर ग्रेविटी ये है जो कि नेविगेशन को फॉल्टर कर सकता है, और एक्सट्रीम चेंजेस इन द टेम्परेचर, मतलब 14 दिन का दिन होता है वहाँ पे मून में, 14 दिन का रात होता है। तो दिन के समय मतलब कंटिन्यूस 14 दिन का टेम्परेचर, 14 दिन का सनलाइट मिलेगा तो टेम्परेचर बहुत सोर हो जाएगा, और 14 दिन का नाइट के कारण बहुत कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो वेरिएशन इन द टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन चैलेंजेस ये सब तो है ही। ठीक है, साउथ पोल में लैंडिंग कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन चैलेंज का कारण बन सकता है। सोलर पैनल, सोलर रेडिएशन इन्फ्लक्स कम होगा तो उसमें भी एक चैलेंजेस है, वो सब भी चैलेंजेस है। अब ये सब था इसमें प्रॉब्लम, अब हुआ क्या बताते हैं। ठीक है, 7 सितंबर को 6 सितंबर को मून जो है मून पे लैंडिंग अटेम्प्ट किया। अब लैंडिंग अटेम्प्ट कौन करेगा, फिर से बता देते हैं। GSLV लेकर के कहाँ तक जाएगा, अर्थ के ऑर्बिट तक लेके जाएगा। अर्थ के ऑर्बिट पे इसको छोड़ देगा। अर्थ के ऑर्बिट पे ऑर्बिटर अब आ जाएगा, ऑर्बिटर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्बिटर जो है विक्रम और प्रज्ञान को लेके जाएगा मून के ऑर्बिट पे लेके जाएगा। फिर विक्रम लैंडर लेके जाएगा मून के सरफेस पे, और मून के सरफेस पे जैसे विक्रम लैंडर लैंड हो जाएगा, वहाँ से प्रज्ञान रोवर निकल के एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब हुआ क्या, जब मून का लैंडिंग, जब बताए थे मून का सॉफ्ट लैंडिंग होना चाहिए, 6000 से कितना 7 होना चाहिए। चलो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम लोगों को नहीं पता चला, लेकिन कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया हम लोगों का। ठीक है, कब कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, तब तक 2.1 किलोमीटर तक पहुंच गया था। ठीक है, 2.1 किलोमीटर तक पहुंच गया था। ठीक है, तब जाकर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि जो चंद्रयान 1 मिशन है, चंद्रयान मिशन 1 जो था वो ऑर्बिट कर रहा था मून के, कितना ऑर्बिट किया था, 34 ऑर्बिट, और मिनिमम जो है सबसे करीब जो गया था वो 100 किलोमीटर तक गया था, मून के इतना पास गया था। ठीक है, यहाँ तक गया था, 100 किलोमीटर तक गया था। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 2.1 किलोमीटर
तक कम्युनिकेशन था, उसके बाद लैंडर से कम्युनिकेशन टूट गया। ठीक है, ये हो गया क्रैश लैंडिंग ही हुआ होगा। ठीक है, अपरेंट क्रैश लैंडिंग ही हुआ होगा, इसीलिए कम्युनिकेशन हम लोगों का छूट गया। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द अपरेंट क्रैश लैंडिंग इसरो कंफर्म दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द बोर्ड एंड द ऑर्बिटर आर वर्किंग फाइन। ठीक है, अब ऑर्बिटर तो काम कर ही रहा है। इसरो अब क्या बोला, इसरो क्या बोला कि ओनली 5% ऑफ द मिशन हैज़ बीन लॉस्ट। क्या लॉस हुआ है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, यही बस लॉस हुआ है, बाकी जो है सारा मिशन, क्योंकि ऑर्बिटर तो अपना मूव कर ही रहा है और अपना हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स ले ही रहा है, हाई रिजोल्यूशन जो है हाई डेंसिटी या हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ले रहा है ऑर्बिटर्स। ठीक है, तो बस 5% ही बोला गया है कि इसमें लॉस हुआ है मिशन। ठीक है, तो ऑर्बिटर इज ऑर्बिटिंग द मून सक्सेसफुली। मिशन लाइफ क्या है इसका, 1 साल का मिशन लाइफ है। इसमें क्या क्या करेगा उसमें भी हम बताए थे क्या क्या करेगा। मिनरलॉजिकल, वो तो रोवर को करना था वो सब काम, वहाँ से मिनरल्स का उसको ये लेना था, मिनरल्स का सैंपल लेना था। ठीक है, और लेकिन अब फोटोग्राफ से क्या पता चलेगा। ठीक है, सैंपल्स तो नहीं ले पाएगा ये, लेकिन टीरेन के बारे में तो पता चल ही जाएगा, लूनर टीरेन क्या है। ठीक है, जो उसको भी पता करना था, लूनर टीरेन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन क्या है, और मेजर एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है। मतलब मिनरलॉजिकली, मतलब ऊपर से देखने से क्या क्या पता चल रहा है, मैंगनीज है कि नहीं, एल्यूमिनियम, सिलिका, ये सब। लेकिन फॉसिल्स वगैरह के बारे में तो नहीं बता पाएगा ये। बस यही था चंद्रयान मिशन, मून मिशन के बारे में। थैंक यू।